बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिल आशार। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अज़ीम साहब। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान के इस वक्त सियासी मंजरनामे को देखा जाए जो अदालती मंजरनामे के हवाले से प्लान कर रहा है, तो आज कौमी असम्बली में एक बिल पेश किया गया। इससे पहले यही बिल जो है ये दानियाल चौधरी साहब ने पहले भी पेश किया था, लेकिन प्राइवेट मेंबर डे के ऊपर पेश किया गया था। बैरिस्टर गौहर ने उठकर इसकी मुखालिफत की थी और कहा था कि अगर ऐसा बिल लाना है तो वो हुकूमत को लाना चाहिए, प्राइवेट मेंबर नहीं ला सकता। उस दिन इस बिल को वापस कर दिया गया। फिर बाद में दानियाल चौधरी साहब की तरफ से एक दिन और पेश किया गया और फिर इसे मुतल्लिका कमेटी को भिजवा दिया गया। अब मंजूरी तो उसकी दे दी गई कि जजेस की तादाद को बढ़ाया जाएगा, जिसकी मुखालिफत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी की और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने भी की। लेकिन वहाँ पर सवाल ये कि वो मुत्तफ़िक तो होते हैं कहीं ना कहीं पे जाके कि जजेस की तादाद को बढ़ाया जाए, लेकिन जजेस की तयनाती के तरीक़ाकार के ऊपर अब इबहाम है, उसके ऊपर अब सवालात हैं, उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात है बहुत सारे लोगों को कि ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है। ये तरीक़ाकार होगा तो ये मौजूदा अदलिया के ऊपर दबाव डालने के मुतरादिफ होगा। अब इस ज़िमन के अंदर 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी बाज़ सुनाई देती है और उसी की तैयारियां भी इस वक्त दिखाई देती हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वज़ीर आज़म जो हैं वो अपने दौरे मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। सदर ममलिकत जो हैं वो पाँव के फ्रैक्चर के बायस दौरा चीन जो है उनका मुलतवी हो चुका है। बैनुल-अक़वामी मंजरनामा जो है उसको बड़ा कंसीडर किया जा रहा है कि उसके असरात खत्ते पर भी पड़ेंगे और कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सियासत के ऊपर भी पड़ेंगे, उसके ऊपर भी बिलखुसूस बात की जाएगी। तो बात का आगाज़ करते हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मंजरनामा वज़ा हुआ है, राना साहब क्या समझते हैं? एक अहम मुलाकात जो आज चीफ़ जस्टिस की हुई और उन लोगों से हुई जिन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार साबिक़ चीफ़ जस्टिस के दौर में किया हुआ था, इस मुलाकात से आइंदा का मंजरनामा क्या देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदारे ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। देखें, बड़ी बड़ी क्लियर सी बात है। मैंने याद करें, हमने पहले भी कहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट से बहुत से सरप्राइज़ आएंगे। सुप्रीम कोर्ट पर मैं तैनाती के तरीक़ेकार पर लोगों को इख्तलाफ था, लेकिन चीफ जस्टिस साहब की ज़ात पर, उनके फैसलों पर और उनके इक़दामात पर कभी भी किसी ने इतराज़ नहीं किया था। और आज चीफ जस्टिस साहब की मुलाकात इस बात की तरफ वाज़े इशारा है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पाकिस्तान के वो तमाम जजेस जो मेरिट की पासदारी करते हैं, वो फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने कोई सियासी दबाव कबूल नहीं करना, उन्होंने मेरिट पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, उन्होंने मेरिट से हटके कोई काम नहीं करना। तभी तो आज इतनी तकलीफ हुई है। यासिर साहब, आप गौर करें ना कि अचानक क्या वजह है कि आपको सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने की फिक्र पड़ गई है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद आप बढ़ाने जा रहे हैं और उसके सबसे बड़े स्टेक होल्डर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, उनसे आपकी मुशावरत नहीं हो रही, उनको आप इतबार में नहीं ले रहे। उसके बाद अभी तो आपने पिछले दिनों 2 इडहाक जज वहां पे रखे हैं। आप अगर देखें तो तमाम केसेस तेजी से हल हो रहे हैं। कहां तादाद बढ़ाएं? सिविल कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, उन अदालतों में जहां पर लाखों के हिसाब से केसेस मौजूद हैं, जहां पर केसेस को हल करने के लिए तादाद, इस्लाह और वहां पर तब्दीली की जरूरत है, वहां पे हमने नहीं जाना। हम ये चाहते हैं, जिस तरह आज जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से कहा गया है कि जनाब ये चाहते हैं कि इनके मर्जी के जज चूँकि नहीं है, ये अपने मर्जी के जज की तादाद वहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं। जज किसी की मर्जी का जो होता है वो जज नहीं होता, वो काजी नहीं होता, और उस पर फिर जो इल्ज़ामात लगते हैं फिर उसे जिस नाम से याद किया जाता है, ये रोज़ी रोशन की तरह बिल्कुल या है। और जो अदलिया या जो जज मेरिट पे फैसले करते हैं, उन्हें फिर किसी हुकूमत की, किसी शख्सियत की, किसी अप्रोच की ज़रूरत नहीं होती। उनके फैसले ही, उनकी ईमानदारी ही जो है ना, वो फिर उनके लिए रास्ते बनाती है। यासिर साहब, और आज की मीटिंग जो है, इस मीटिंग का आपको जो असर है ना, ये चीज़ें जो है वो 4 नवंबर से मिलना शुरू होगी और आपको 4 नवंबर से आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा, आपने वो चीज़ें कहीं, मुझे वो पता नहीं क्यों लगा, मुझे लगा कि वो आप कह रहे हैं कि
इसका असर जो है वो चीखों की सूरत में सुनाई ये देगा। आप चीखों की सूरत के बात यही है, आप जो मुझसे कहलवाना चाहते हैं आपने मुंह कह के पाना मेरे मुंह से, ये चीखों की सूरत में ही आना है यासर साहब, ये चीखों की ही सूरत में आना है। चीखें क्यों नहीं लगेंगी? जब आप इंसाफ पे मबनी फैसला देंगे तो जिनको इंसाफ पे मबनी फैसले कभी भी मंजूर नहीं, जिन्हें कभी भी इंसाफ पे मबनी फैसले सुनने की आदत नहीं, जिन्हें इंसाफ पे मबनी फैसले लेने की आदत नहीं, फिर वहाँ से चीखें तो निकलेंगी ना यासर साहब। अभी जब ये पता चलेगा कि जनाब इलेक्शन कमीशन के पास भी टाइम ख़त्म हो गया है, जब ये पता चलेगा कि जनाब अब तौहीन इलेक्शन कमीशन नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन पर तौहीन अदालत लगने जा रही है, जब ये पता चलेगा जनाब कि हल्के खुलने लगे हैं, जब ये पता चलेगा जनाब कि किसने किसके साथ ज़्यादती की है, वो सारा कुछ होने जा रहा है, तो फिर ये सारी चीज़ें तो आएंगी ना। राना साहब, आप क्या समझते हैं, कल अभी राना एहसान अफजल साहब ने ये बात की कि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसमें तरमीम का क्यों सोचेंगे जी? तो आज क्या हो गया? आज सेनेट के अंदर पेश कर मुझे एक बात बताएं, फिर राना एहसान अफजल साहब हमारे भाई हैं, यहाँ वो बेचारे बेइलम हैं, लाइलम है, बेइलम तो नहीं मैं कहता, लाइलम है, तो यहाँ उनसे कोई पूछता नहीं, तो यहाँ वो हमें बताना नहीं चाहते। इन तीनों में से एक चीज़ है, आप उनसे पूछिएगा वो आपको बता सकते हैं। कल उन्होंने ये बात की है कि वफाकी वज़ीर का दर्जा रखते हैं, वो मियाँ साहब की अहम तरीन मीटिंगों में मौजूद होते हैं यासर साहब, और अगर उनके नोटिस में नहीं है तो फिर इस हुकूमत को चला कौन रहा है? फिर किसके नोटिस में है? या फिर उनके नोटिस में लाना गवारा नहीं करते वो? कोई ऐसी बात है ना फिर यासर साहब। लेकिन कुछ नहीं होता, जाने दें। वो जिन्होंने पंजाबी जी कहने ना, आखिरी झूठे ने ये लैन दो, ये आखिरी झूठे ने लैन दो जिन्हें लेना है। मैं आपको बता रहा हूँ, पंजाब में भी तब्दीली आ रही है, कुछ वजारतों में, वफाक में भी आ रही है, और मुझे तो लग रहा है कि इक़्तिदार की ट्रेन पटरी से भी उतर रही है। नहीं, सिर्फ वजारतों में तब्दीली आ रही है। मैं कह रहा हूँ, मैंने आखिर में जो फिक्र है और तो भी जोर फा लिया करो, तुम भी कोई चीज़ से बालन दे जनाब। मैं कह रहा हूँ इक़्तिदार की ट्रेन जो है ना, ये भी पटरी से उतर रही है। कहाँ की? वफाक की, पंजाब की? वफाक की भी उतर रही है। जब ट्रेन उतरती है तो सारा कुछ। मुझे एक बात तो बताएं, आपको पता हमने कितने पैसे खर्च किए किस पे? ये PIA की प्राइवेटाइजेशन कराने के लिए? कितने लोगों को हायर किया? 2 अरब एक जगह गए, 2 अरब एक फर्म को दिए गए, उसके अलावा करोड़ों रुपए लहदा इवैल्यूएशन के लिए। हाँ जी, कि जनाब करें। तो हुआ क्या हमारे साथ? मैं सदके जाऊँ खुदा की कसम, ये कल की जो बोली थी ना, 85 अरब के तखमीने की 10 अरब की बोली। मुझे ये कल की जो बोली थी, ये पाकिस्तान की बदनामी का सबब बनी। अब इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो हैं, जिसके लिए आप दावे करते हैं, वो क्या सोचेंगे कि दुनिया की एक बड़ी एयरलाइन जिसने कई एयरलाइंस को चला दिया, उसकी बोली ये आ रही है, और कोई और इन्वेस्टर इंटरनेशनल एक भी इन्वेस्टर था? आप कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टर्स की लहर लग रही है, था कोई इन्वेस्टर? कोई इंटरनेशनल एक इन्वेस्टर था जिसकी बोली आई हो? लोकल कौन सी आई सर? एक के अलावा? एक के अलावा मैं कह रहा हूं ना। तो ये आलम है। बात ये है कि मैंने आज इस पे ना बड़ी स्टडी की है। स्टडी इसलिए की है कि मैंने कहा क्या ऐसा है कि हम कितना के इस पे खर्चाना है, इस PIA को चलाने पे हम क्यों नहीं चलाते? हम अपने मुल्क की चीज़ें क्यों? इसी PIA ने यासर साहब न्यूयॉर्क पर होटल किसकी मलकियत है? PIA ने अपनी प्रॉफिट से लिया हुआ है, रूस वाला। ठीक है। अब ये वो होटल है जिसको ट्रंप लेने आया था। आपको पता ट्रंप का भी होटल्स का कारोबार है ना, लेकिन ले लिया ये उस दौर में लिया जब ये सारी चीज़ें एयर मार्शल नूर होते थे। अब आप गौर करें ज़रा, पेरिस में एक होटल है स्क्राइब, ये इसकी कीमत कम अज़ कम भी ये बेचे ना 60 अरब है। 60 अरब उस एक होटल की, ठीक है। उसके बाद न्यूयॉर्क में जो होटल है उसकी कीमत 1000 कमरा उस होटल का, जो न्यूयॉर्क में होटल है, उसकी कीमत जो है कम अज़ कम 2 से 2.5 अरब, 200 से 250 अरब रुपया बनती है। नाज़रीन, बैनुल अक़वामी मंजरनामे के ऊपर बात की जाएगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। बैन अल-अक़वामी मंजरनामा जिसमें अमरीका के इंतखाबात जो हैं वो खासी अहमियत के हामिल हैं, इसलिए भी कि वहाँ पर जो भी नई हुकूमत आएगी उसे नए चैलेंजेस भी दरपेश होंगे और वहाँ का कोई भी नया आने वाला हुक्मरान वो ये नहीं चाहता कि उसके टेबल के ऊपर, एजेंडे के ऊपर कोई जंग हो, उसके टेबल के ऊपर माशी कोई मंजरनामा हो, क्योंकि इस वक्त वहाँ पर जो स्विंग स्टेट्स हैं उनका किरदार क्या है, यानी रेड, ब्लू और पर्पल स्टेट्स में क्या फ़र्क है और ऐवान नुमाइंदगान के अंदर इस वक्त अक्सरियत किसकी पाई जाती है, पाकिस्तानी कम्युनिटी किसको सपोर्ट कर रही है, आने वाले दिनों के अंदर अगर उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर पड़ेगा तो क्या पड़ेगा, डेमोक्रेट्स आ जाते हैं तो तब क्या पड़ेगा, रिपब्लिकन आते हैं तो क्या तब्दीली पड़ेगी, माशी मंजरनामा किस हद तक मजबूत होगा, चाइना की गिरफ्त ज़्यादा मजबूत हो पाएगी कि चाइना के साथ रवाबित बढ़ाए जाएंगे, डेमोक्रेट्स की पॉलिसी चाइना के हवाले से क्या है और रिपब्लिकन की क्या है, इस पूरे मंजरनामे के ऊपर बात की जाएगी। हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी न्यूयॉर्क से खुर्रम शहजाद साहब वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खुर्रम शहजाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खुर्रम शहजाद साहब, क्या समझते हैं कि अभी जो हालिया सूरत हाल चल रही है, जितनी वोटिंग हुई या जो बाकी रहती है, इम्पैक्ट क्या बन रहा है? पहले तो कुली तौर पर तासुर बताइए कि रिपब्लिकन की मजबूती दिखाई देती है डेमोक्रेट्स की। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि इस वक्त जो हिस्टोरिकल इलेक्शन हो रहे हैं अमरीकी तारीख में, बहुत सारी तब्दीली हम देखने में आ रही हैं। पहली तब्दीली मैं आपसे ये शेयर करूंगा कि मुसलमानों ने पहली दफ़ा अमरीकी तारीख में ये फैसला किया कलेक्टिवली अक्रॉस अमेरिका, उनका कंसेंसस है एक सर्वे के मुताबिक जो केयर ने सर्वे किया कि सिर्फ 12% मुसलमान कैमला हैरिस को वोट डालेंगे, रिमेनिंग या तो वो वोट नहीं डालेंगे या रिपब्लिकन पार्टी को वोट डालेंगे। हिस्टोरिकली मुसलमान जो है वो डेमोक्रेट पार्टी के साथ रहे हैं। ये पहला इलेक्शन ऐसा है कि कलेक्टिवली अक्रॉस अमेरिका मुसलमानों ने फैसला किया है कि वो डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की तरफ जाएंगे और बुनियादी वजह फॉरेन पॉलिसी, गजा की सूरत हाल, सीज फायर होने से मुकम्मल नाकामी और जो इस वक्त सूरत हाल है उसको बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल लग रही है। मुसलमानों को ये लग रहा है कि अगर उन्होंने डेमोक्रेट पार्टी को वोट दिया तो दे आर एक्चुअली इंडोर्सिंग द करंट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये तो मुसलमानों का पोजीशन होगी। अब आते हैं कि जो इस वक्त स्विंग स्टेट्स हैं, 7 स्विंग स्टेट्स हैं जिसमें फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, एरिज़ोना, नेवाडा। एरिज़ोना और नेवाडा डोनाल्ड ट्रंप पहले ही क्लेम कर चुके हैं। आज़ाद मीडिया और जो दूसरा मीडिया है मेन स्ट्रीम मीडिया, दोनों ने ये कह दिया उसके ऊपर उनका बर्तरी हासिल है। तो उस वाले से वो भी हो गया। नॉर्थ कैरोलिना जहाँ पे वो हारे थे पिछला इलेक्शन, बहुत नैरो मार्जिन से हारे थे, अब वो 1 पॉइंट की बर्तरी है अक्रॉस ऑल द मीडिया हाउसेस। मिशिगन इज द स्विंग स्टेट्स, मुसलमानों ने डोनाल्ड ट्रंप को इंडोर्स कर दिया। मुसलमानों की जो तंजीमें हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के स्टेज पे आके, मुस्लिम लीडर्स से थे, उन्होंने स्टेज पे आके इंडोर्स किया। 3 लाख मुसलमान वोट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ चल गए। रियासत मिशिगन विच इज स्विंग स्टेट, तो वो चौथी स्टेट भी उनकी तरफ चली गई। अब पेंसिल्वेनिया है जहाँ पे 12,000 वोट से हारे थे डोनाल्ड ट्रंप पिछला इलेक्शन, वहाँ पे बहुत करीबी मुकाबला है, वो नेक टू नेक चल रहा है। एक मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कह रहा है कैमला हैरिस को 0.5 की बढ़तरी है। जो आज़ाद मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया है, उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप 1 पॉइंट सम से बढ़तरी में है। अगर पेंसिल्वेनिया कंफर्म हो जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप इज टेकिंग अ लीड, तो इलेक्शन जो है वो कैमला हैरिस के हाथ से वो निकलता हुआ नजर आ रहा है। जो इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप एंड कैमला हैरिस आर प्लेइंग द रोल, वो जो इश्यूज हैं उसके ऊपर कैसे सियासत कर रहे हैं। तो अगर आप देखें डोमेस्टिक इशू के ऊपर हमेशा हिस्टोरिकली अमेरिका के इलेक्शन डोमेस्टिक इश्यूज के ऊपर होते हैं। जो डोमेस्टिक इश्यूज में हेल्थ केयर आ गया, एजुकेशन आ गई, आपकी इन्फ्लेशन आ गई, इकोनॉमी के मामला हो गए, जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं वहाँ पे हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना का इशू, चाइना जो इंटरनेशनल इशू है, टैरिफ का इशू, उसको डोमेस्टिक इशू बना दिया कि जो इस वक्त इन्फ्लेशन हो रही है, मार्केट हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो गैस प्राइसेस स्काई राइज होगी पिछले 4 सालों में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ चाइना। तो लिहाजा मैं चाइना को लगाम डालूंगा जिससे हमारी जो इकानमी बेहतर होगी, लोकल प्रोडक्शन होगी और हमारी जो इकानमी है, जो बैकबोन है स्मॉल बिजनेस, उसको रिवाइव आएगा। तो उस हवाले से ये भी एक और पहलू हमने देखा कि यूक्रेन की वार और गजा की वार, अब वो इंटरनेशनल इश्यूज हैं और पहली दफा ऐसे हुआ दे आर अफेक्टिंग यूएस इलेक्शन। तो उस वजह से कैमला हैरिस को बहुत टफ टाइम मिला व्हेन इट कम टू द गजा एंड यूक्रेन को उसको जस्टिफाई करेगा बिलियंस ऑफ डॉलर द टैक्स पेयर्स मनी इज गोइंग टू यूक्रेन। तो जो इन्फ्लेशन आ रही है, जो हमारे यहाँ पे स्मॉल बिजनेस तबाह हो रहा है, तो हम पैसे जो है वो बाहर यूरोप को प्रोटेक्ट करने के लिए भेज रहे हैं। और इसी तरह से गजा की सूरत हाल, जो कैमला हैरिस है उन्होंने अभी तक जो हमने देखा है वो अमेरिकन वैल्यूज को फॉलो कर रही हैं कि जो ट्रंप इज नॉट कैपेबल टू गेट इनटू द ऑफिस बिकॉज वो कन्विक्टेड फेलो है, उसके ऊपर सेक्सुअल इल्जाम लगे, उसने बैंक्रप्सी फाइल की, उसने हर अनएथिकल काम किया जो एक अमेरिकन प्रेसिडेंट को जेब नहीं देता। तो उनके पास जो व्यू पॉइंट है वो
उस तरह से अपीलिंग नहीं है जैसे कि ट्रंप जो है वो चीज़ें मार्केट में लेके आ रहे हैं, अपनी कैंपेन में लेके आ रहे हैं जो कि लोग सुनना चाहते हैं। जैसे उनका ये कहना है कि मैं इमिग्रेशन को कंट्रोल करूंगा, इस वक्त वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ इमिग्रेंट्स आर कमिंग फ्रॉम मैक्सिको बॉर्डर, तो उसको मैं कंट्रोल करूंगा। उनका ये कहना है कि मैं अच्छा, औरब शिदात साहब, नहीं, ये जो इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि एक जो पीटीआई वाले हैं वो डिलूजनल स्टेट में है कि अगर ट्रंप जीत गया तो इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। हालांकि बारहा इस चीज़ को स्टेट डिपार्टमेंट वाले भी आइटरेट कर चुके हैं और जहाँ पे जो एक्सपर्ट हैं वो भी कह चुके हैं जो फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान दैट इज फ्रॉम पेंटागन टू जीएचक्यू, इट इज़ नॉट एक्चुअली दी जो आप समझते हैं कि वो डेमोक्रेटिक टू डेमोक्रेटिक है। वो तो बाइडन ने तो फ़ोन तक नहीं किया पाकिस्तान को। तो उस वाले से जो मामला था पॉलिटिकल, जैसे नवाज शरीफ साहब आए हैं तो उनका लॉबिंग जो उन्होंने यहाँ पे एफर्ट्स हैं उनके साथ उनकी मीटिंग्स जो है गैर मुसद का जो ज़राए है उसके मुताबिक कि जो लॉबिंग फर्म जहाँ पे मौजूद है उनके साथ कुछ मीटिंग हुई कि जो पाकिस्तान और उनकी पार्टी के बारे में कि जैसे पीपल्स पार्टी की भी यहाँ पे और पीटीआई की भी यहाँ पे मौजूद हैं लॉबिंग फर्म्स। तो मियाँ साहब भी यहाँ पे आए थे, एक्सप्लोर कर रहे थे अपॉर्चुनिटीज़ कि कौन सी यहाँ पे टैप की जा सकती है। और इसी तरह से उनके जो बेटे हैं वो भी पीरियडिकली आते रहते हैं, हर दूसरे तीसरे महीने चौथे महीने यहाँ पे आके वो अपनी जो पार्टी है उसको उसी तरह से जो जदीद दौर के खुर्रम साहब ये बताइए कि इस वक्त हालिया जो चीज़ें चल रही हैं उसमें ये भी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि किसकी पॉलिसी में कितना फ़ायदा रहा या कितना नुकसान रहा। जब पहले डेमोक्रेट्स की हुकूमत थी और उसके बाद रिपब्लिकन की हुकूमत आई, ट्रंप का दौर आया, अफगानिस्तान से विड्रॉ किया, तो कितना पैसा जो है वो जंगों पे खर्च करने की बजाय अमेरिका में रोक के सरमायाकारी पे खर्च हुआ। और फिर ट्रंप के जाने के बाद डेमोक्रेट्स के दौर में, बाइडन के दौर में कितना वापस बाहर मुंतकिल हुआ। जी बिल्कुल, जो ट्रंप की अगर आप कोई स्पीच भी उठा लें, अभी गार्डन स्टेट न्यूयॉर्क में हुई, जहाँ वो उठा लें, फ्लोरिडा में हुई, मिशिगन में हुई, पहली लाइन वो ये कहते हैं मेरा दौर वहाँ था जहाँ पे जंग नहीं हुई, मैंने इकोनॉमी को पहले रखा, जबकि डेमोक्रेट जंग को पहले रखते हैं और उनके दौर में जंगें ही हुई हैं और मेरे दौर में आपने देखा कि जंग नहीं हुई और मैंने इकोनॉमी फर्स्ट एंड देन अदर थिंग्स। तो ये उस हवाले से उन्होंने नेटो को भी, वो अपने नेटो के बारे में कहते हैं कि हम नेटो को फ्री मनी क्यों दे रहे हैं, उसको भी रोको, तो उन्होंने रोका था। इसी तरह आईएमएफ को जो पैसा जाता है ट्रंप वो भी क्लेम करते हैं कि मैंने उसको रोका था, उसके ऊपर भी लगाम डाली थी। और इसी तरह जंगों के मामले में अब ये जो अमेरिकन इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की तरफ जो टिल्ट कर रहे हैं उसकी बुनियादी वजह यही है कि वो पहली बात ये करता है कि इकोनॉमी फर्स्ट, बिजनेस फर्स्ट एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग विल फॉलो आफ्टरवर्ड। तो उस हवाले से लोगों ने इसको रियली बाय किया है। और बुनियादी वजह कोविड के बाद जो स्मॉल बिजनेस और कमर्शियल रियल एस्टेट जो यहाँ पे तबाह हो गई है उसको वो एड्रेस कर रहा है कि वो विल कीप द मनी इन अमेरिका, बजाय इसके कि हम यूक्रेन को दें या दूसरे ममालिक में हम पैसा स्पेंड करें। जो फॉरेन पॉलिसी है ख़ासतौर पे वो मिडल ईस्ट की पॉलिसी हो गई या यूक्रेन की पॉलिसी हो गई, मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की कोई ख़ास से नहीं होगी या कैमरा हैरिस की ख़ास से नहीं होगी, बिकॉज इट इज़ कमिंग फ्राम द पेंटागन और अदर जो इनके जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ से आ रही है। तो उस हवाले से लेकिन वो कैंपेन भरपूर तरीके से डोनाल्ड ट्रंप यही कह रहे हैं कि मैं मेरे दौर में, अगर मेरा दौर होता तो इसराइल वाला मामला भी नहीं होना था। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। खुर्रम शिदात साहब, हमेशा अमेरिका के इलेक्शन के बाद 12 से 13 ममालिक ऐसे हैं समेत पाकिस्तान जिनके मुआशी, जिनकी सियासी पोजीशन पर असर पड़ता है। आप क्या समझते हैं, कोई क्या कहता है किसके आने से क्या होता है क्या नहीं होता, इसको साइड पे रख देते हैं। आप क्या समझते हैं कि दो उम्मीदवार आमने सामने हैं, दोनों में से पाकिस्तान के लिए बेहतर कौन? देखें राना साहब, अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो पाकिस्तान के लिए हमेशा रिपब्लिकन पार्टी की लीडरशिप जो है वो हमेशा फेवरेबल रही है। पाकिस्तान के बारे में जितनी भी अगर आप सैंक्शंस देखते हैं या प्रॉब्लम देखते हैं वो डेमोक्रेट गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा रही हैं। तो उस हवाले से अगर रिपब्लिकन पार्टी आती है, अगर डोनाल्ड ट्रंप आता है और अगर सेनेट की जो 23 सीट्स हैं जिसमें 2 सीट्स कलीदी हैं, तो उससे क्या, अगर देखें इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सेनेट और हाउस। सेनेट इस वक्त 49-51 है, मतलब डेमोक्रेट जो है वो 1 सीट के साथ अक्सरियत में है। अगर रिपब्लिकन पार्टी 23 में से 2 सीटें एक्स्ट्रा निकाल देती है इस इलेक्शन में, तो सेनेट भी फ्लिप हो जाएगी एंड विल गो टू द रिपब्लिकन। तो फिर प्रेसिडेंट कोई भी आए, क्योंकि कांग्रेस तो उनके पास पहले ही है रिपब्लिकन के पास, तो सदर अगर कैमरा हैरिस भी आ जाए, शी विल बी पावरलेस प्रेसिडेंट बिकॉज द सेनेट एंड हाउस इज टुवर्ड्स द रिपब्लिकन पार्टी। उस हवाले से जो अभी आपने देखा कि नेतन्याहू आया तो रिपब्लिकन पार्टी के लीडरशिप से मिला,
because they know who is going to control moving forward. उसी बात है अभी जो पाकिस्तान का मामला है 100% इसमें कोई दूसरी राय हो ही नहीं सकती। अगर रिपब्लिकन पार्टी की लीडरशिप आती है, द फर्स्ट थिंग दे विल डू इन 90 days कॉन्टैक्ट पाकिस्तान। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मौजूदा मंजरनामे में राना साहब क्या समझते हैं? एक तरफ ये रिपोर्ट है हफ्तावार महंगाई की शरह बढ़ने का सिलसिला जारी है, 0.1% बढ़ी है, लेकिन ये वो है जो सरकारी रेट के एतबार से है। हमारे यहाँ सरकारी रेट के एतबार से तो हमें चीज़ें नहीं मिलती। ये सर, ये है आज की रिपोर्ट। इसके मुताबिक वो कुछ दिन पहले वो आप नहरें शहरें सारी देख के आए थे रास्ते में, वो नहरें सूख गई हैं कि या उनका बहाव ज़्यादा तेज़ हो गया? बहुत तेज़ है जी माशाल्लाह। अच्छा, मैं आज हमें लेना चाहिए था राना एहसान अफजल साहब को, या आज हमें हुकूमत के किसी नुमाइंदे को लेना चाहिए था। ये उनकी बनाई रिपोर्ट के मुताबिक बात हूँ। इन्होंने लिखा हुआ जी, उस पर स्टार्ट हो जाए ना, अंडे 10 रुपये 47 पैसे महंगे हुए। अंडा वो है जो हर घर में खाया जाना है, नाश्ते में हो, किसी चीज़ में हो। एक हफ्ते के दौरान लहसुन फ़ी किलो 17 रुपये 56 पैसे महंगा हुआ। एक हफ्ते में 17 रुपये 56 पैसे। सर साथ में ऐड करें सरकारी रेट। ये सरकार में चले, मैं कह रहा हूँ मैं उन्हीं के मुताबिक आ रहा हूँ। देखा अदारा शुमारियात के दादो शुमार के मुताबिक एक हफ्ते में 12 अशिया महंगी, 12 सस्ती हुई। अच्छा, मुझे सस्ती अशिया जो है मुझे नज़र नहीं आ रही। लिखा चीनी, प्याज, गुड़ 20 रुपये किलो सस्ता हुआ। 20 किलो आटे का थैला सस्ती होने वाली अशिया में शामिल है, जबकि चावल, ब्रेड, कुकिंग ऑयल समेत 27 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रही। वज़ीर ख़ज़ाना की वज़ीर आला पंजाब को फला जो भी है आज जो फला आ जाए ना, मैं कह रहा हूँ हाथ कर लिए। बात यह है कि आप मुझे बताएं अदरक का रेट क्या है पता आपको? 500 के करीब। मुझे 800 रुपये किलो ले दें। अच्छा, आप लेने नहीं ना जाते? घर वाले ही मंगवा लेते हैं। घर वाले मंगवा लेते हैं। 1000 से ऊपर रेट है किलो का। जी जनाब, मैं किलो का कह रहा हूँ, मैं कह रहा मंदा कह रहे हैं। ये की कीमतों में इजाफा हो गया। ये टीवी पे चल रहा, सरकार पे चल रहा, सरकारी। पेट्रोल जिस पे यह बड़ा कह रहे थे हमने बड़ा सस्ता किया, महंगा हो गया। चाहे 1 रुपया महंगा है, चाहे 1 रुपये कुछ पैसे महंगे। मुर्गी का गोश्त खाने को बंदा तरसता है। दालें सारी महंगी है, एक दाल सस्ती मुझे बता दें। पहले होता था ना पाजन दाल रोटी खा लेने हैं, अब तो दाल भी नहीं खा सकते। दाल भी महंगी हो गई। सब्जी मुझे कोई एक बता दे जो मेरे कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था कि 10 रुपए किलो सब्जी मिला करेगी, 6 रुपए की या 4 रुपए की रोटी मिला करेगी। बता देना कहां से मिलेगी। चले रोटी कर दिया आपने, मेहरबानी आपकी जनाब, सलाम अलैकुम, बहुत मेहरबानी आपकी। इस पे मेहरबानी जरा थोड़ी देर और बात कर लेते हैं सर। शौकत यूसुफ साहब ने यार सच बोलने लगे तो गेस्ट ले आंदे। भाई मुझे कौन सी चीज सस्ती हुई मुझे ये बता दो ना। आप तारीफें कर करके मार जाते हो, गवर्नमेंट ने सस्ती कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर शौकत यूसुफ साहब ने हमें ज्वाइन किया। शौकत यूसुफ साहब बहुत शुक्रिया आपके सर वक्त का। राना साहब बात कर रहे हैं वो ना, मैंने इदारा शुमारियात की एक रिपोर्ट दे दी राना साहब को, वो पढ़ रहे हैं और उसके ऊपर रेटों का वो तनासुब देख रहे थे कि 12 अशिया महंगी हुई, 12 सस्ती हुई, 27 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। मैंने कहा सरकारी रेट है। अब वो ये मुझ पे गुस्सा इस तरह करते हैं जैसे ये रेट मैं जारी कर रहा हूँ या मैं बढ़ा रहा हूँ। सर आपके इलाके में कुछ सस्ता हुआ है? यहाँ दहशतगर्दी हो रही है ना, आपको पता नहीं है, जो लोग मर रहे हैं बेचारे, यही मुझे सस्ता नजर आ रहा है। बाकी तो बहुत बुरे हालात हैं। आप देखें, ये दावा करते रहे हैं कि जी हम तो 12 से भी कम उस पे ले आए महंगाई को, तो ये तो आज जो इन्होंने जो जारी किया उस 15 तक पहुंचा दिया। तो ये जो कह रहे थे पूरे महीने लगे हुए थे कि जी हमने रेटें कम कर दी, वो वफाकी वज़रा सामने आ जाए ना। वो जो कह रहे थे कि महंगाई अब ख़त्म हो रही है, बस अब तो डाउन चली गई है, अब चीज़ें सारी सस्ती हो जाएंगी। मैंने तो कल भी आटा ख़रीदा था, इसी तरह जो उसके घी वगैरह ऑयल हम खरीदते हैं, प्याज टमाटर से लेके मैं तो सारी चीज़ें खुद खरीदता हूँ।
लेकिन किसी चीज़ की कीमत मुझे कम नज़र नहीं आई। जो बिल मैं देता था वही बिल जो है वो अभी भी मैं दे रहा हूँ। और पीटीआई के दौर का मुकाबला हम करें तो उससे बिल डबल ट्रिपल हो गया है। दरअसल आप देखें कि शौकत अली साहब, आप ना खुद ख़रीदने जाते हैं, वो जो है ना जिनको कीमतें कम लग रही हैं उनको कोई ख़रीद के दे देता है इसलिए उनको कीमतें कम लग रही हैं ना, फ़र्क इतना सा है। देखें हमारा तो मखसूस चीज़ें होती हैं घर के लिए, बस वो चीज़ें जो है ना हर महीने आती हैं, और बल्कि हम 15-15 दिन आती हैं। पहले हम महीने के ख़रीदते थे, अब 15 दिन की ख़रीदते हैं, क्योंकि वो बिल जो है वही आ रहा है जो 15 महीने के ख़रीदते थे, वही बिल अब उससे ज़्यादा आ रहा है 15 दिन का। तो देखिए आवाम परेशान है, अब ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। अब ये इस पर सिर्फ बातें करने से या टीवी पे आके दावे करने से कि जी बहुत चीज़ें सस्ती हो गई, अब आलमी मार्केट में तेल की कीमतें देखें कितनी गिर गई हैं। ये पाकिस्तान में क्योंकि इनका कमीशन होता है, इन्होंने खाना पीना होता है, इन्होंने बाहर असासे बनाने होते हैं, इन्होंने अब ये देखें ना, एक जब जाता है बाहर तो जाहिर है फ्री में तो नहीं जाता है ना, खाली हाथ जाता है। तो यहाँ कुछ कमाएंगे तो जाएंगे बाहर ना, तो बेचारे गरीब रुल रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं। बल्कि गरीबों का काम क्या है पाकिस्तान में, तो हैरान हूँ। अभी भी हमें कोई जीने दे रहा है तो बहुत शुक्रिया इन सबका। शौकत यूसुफजई साहब, क्या कहेंगे ये पीआईए के बिड के ऊपर जिस पे 10 अरब की बोली लगी, और सुनने में ये आ रहा है कि केपी गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है उसे खरीदने में? देखिए अगर 10 अरब पे ये दे रहे हैं ना, तो फिर हमें 12 अरब पे दे दे, ताकि कम से कम हुकूमत के पास तो रहेगी ना। और एक सूबा जो है वो ऑफर दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, और हम चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है कि जो देखें इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद कितनी मुश्किलात हैं सूबे में, इसके बावजूद हम हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, एजुकेशन कार्ड हमने अनाउंस कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद के अंदर सोलराइजेशन शुरू हो गई है, डिग्री कॉलेजेस के अंदर सोलराइजेशन शुरू हो गई है। तो ये तो सिर्फ टिकटॉक से हद तक नहीं है ना, ये तो अमली काम है ना, जो आज अली अमीन गंडापुर साहब ने जाके खुद इफ्तिताह कराया, कल डिग्री कॉलेजों में खुद जाके इफ्तिताह कराया सोलराइजेशन का। तो ये आवाम को अगर आप फैसिलिटेट करें, क्योंकि हम जब पढ़ते थे तो हमारे गांव में बिजली नहीं होती थी, और उसके बाद जब बिजली आई तो फिर पंखे नहीं लगे होते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता अब आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह कि सोलराइजेशन, बिजली भी आ गई लेकिन साथ साथ सोलर सिस्टम भी आ गया। तो अब लोगों को ज़्यादा मज़ा आएगा ना, तालीम में भी, उसमें भी, मदरसों के अंदर भी। तो ये होता है किसी भी गवर्नमेंट का रिफाई उसके लिए की तरफ बढ़ने का। अब ये कि सिर्फ हम दावे करें कि जी हमने ये कर दिया, आप देखें कितना खसारा आ गया जो अभी बजट का मैं देख रहा था, पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा का आप देख लेना, ये 160 अरब का प्लस बजट आ गया, सब प्लस। ये होते हैं परफॉर्मेंस डिलीवरी कि अवाम अब एक काम करें, सर्वे करा दें आप, 92 का सर्वे करा लें आप, पंजाब में करा लें, सिंध में करा लें और खैबर पख्तूनख्वा में करा लें। इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद बड़ी बात है, आप हमें चाहे आगे साढ़े इश्तेहार बांधे और सर्वे करो सारे को, ठीक है यूसुफ साहब, बड़ी बात है। आगे हमारे पता नहीं हमारे साथ क्या क्या हो रहा है, चलें कोई नहीं, हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं, इसलिए बर्दाश्त करते रहेंगे कि सच हक बोलना 92 का एक है फर्ज। अच्छा ये तो बताएं जी, ये नवंबर का महीना बड़ा अहम तरीन महीना है, और तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि इस नवंबर के महीने में ही हम अब फाइनल खेलेंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। तो आपको नवंबर में खान साहब की रिहाई नज़र आ रही है? देखिए एक बात तो बड़ी क्लियर है कि अगर सिर्फ कानून की बालादस्ती भी कायम हो जाए ना इस मुल्क में, आइन कानून की, तो कल इमरान खान बाहर आ जाएंगे। उनके ऊपर जो केसेस बने हैं वो इतने बेसलेस केसेस है कि वो नहीं उसको कोई रख सकता इतनी देर तक। और बाकी देखें नवंबर की बात इसलिए कही जा रही है कि हमने 3-4 जलसे कर लिए बड़े बड़े, हमने तहरीकें चला ली, वो एक टेम्पो बनना था, टेम्पो बन चुका है। अब हमने आगे क्या करना, वो हमने मंतक के अंजाम तक इस तहरीक को पहुंचाना है, तो वो नवंबर का महीना ही है। हम पूरी कोशिश हो रही है तहरीक इंसाफ की तरफ से, उनकी लीडरशिप की तरफ से, कि इस दफ़ा जो तहरीक चलेगी, जो नवंबर में अभी अनाउंस हो रही है, वो तहरीक जो है वो इंशाअल्लाह ताला
वो उसका वो मंतक के अंजाम तक ही पहुंचेगी। तो डेफिनेटली ना तो आप उस मुकाम तक देखें ना, इन्होंने कहा था कि हम इकोनॉमी को तरक्की देंगे, तो आप मुझे बताएं कि हमारा जो उस वक्त का ग्रोथ रेट था कोरोना के बावजूद 6 था, आज बड़ी मुश्किल से 2.5 है, बड़ी मुश्किल से, इतने कर्जे ले लेके। तो ये तो डॉलर भी उस मुकाम तक नहीं पहुंचा सके जब हमारा दौर था, और नई चीजों की कीमतें वापस आ गई हैं। तो ये आवाम को किस लिए धोखे में रखा है? ये तो कह रहे थे कि इमरान खान को हम इसलिए हटा रहे हैं कि हम महंगाई खत्म करेंगे, हम आवाम को फैसिलिटेट करेंगे। तो आवाम का तो बेचारों को तो अब यही सवाल कर रहे हैं कि वो वही वाला दौर वापस आ जाए हमारे लिए। अच्छा, फाइनल राउंड नवंबर का आखिरी हफ्ता या दरमियान में? देखिए मेरे ख्याल से जो फर्स्ट वीक के बाद जो है ना, जो सेकंड वीक शुरू होगी ना, बस इसमें मेरे ख्याल से शुरू हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि हम बड़े पुरअमन तरीके से, हमारे जो फैसला हुआ है कि बड़े पुरअमन तरीके से हम अपनी तहरीक चलाएंगे। और ये हुकूमत के, आपको पता है पंजाब की पुलिस अगर वो ज्यादती करेगी तो वो उनका अपनी मर्जी है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि आइन और कानून से मावरा काम कोई भी ना हो, और हम भी नहीं करेंगे, और हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं कि जो छतरी थी सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत को मैसर थी, वो छतरी तो अब चली गई है। अब जो चीफ जस्टिस आए हैं वो मेरिट पे फैसले कर रहे हैं, तो हमने उनको वेलकम किया और उम्मीद रखते हैं कि इंसानी हकूक और सियासी वर्करों के हकूक की वायलेशन नहीं होगी कम अज कम। ये ऐसा नहीं होगा कि एक बंदा एहतजाज कर रहा है अपने हक के लिए और आप उस पर गोलियां चलाएं। तो मेरे ख्याल से अब पाकिस्तान के हालात बदलने की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा शौकत यूसुफजई साहब, जिस तरह आप कहते हैं कि तहरीक चलाएंगे और बड़ी पुरअमन तहरीक चलाई जाएगी, हुकूमत पंजाब, वफाकी हुकूमत, वो उस बारे में ये कहती है कि आप सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं। ये जो अभी खैबर पख्तूनख्वा के एहलकार रिहा होके गए, जिस तरीके से KP मिनिस्टर जो CM हैं उन्होंने उनका इस्तेकबाल किया, उसके ऊपर तलाल चौधरी साहब ने एक राय दी है, वो ज़रा सुन लेते हैं। तलाल चौधरी साहब की ज़रा गुफ्तगू सुनवाइएगा। वज़ीर आला हाउस में उन मुलाजमीन को बुलाया गया। KP के वज़ीर आला ने उन मुलाजमीन को 1 हफ्ते की छुट्टी, उनके गलों में हार पहनाए और कहा कि आपको 1 स्टेप प्रमोशन दी जाएगी। चेयरमैन साहब, गुजारिश ये है कि ये इस बात को वफाकी हुकूमत को सीरियस लेना चाहिए, और वहाँ पर जो वफाक के नुमाइंदे चीफ सेक्रेटरी इस तरह की प्रमोशंस और इस तरह की वहाँ पर अगर आप ये चीज़ें प्रमोट करेंगे तो कल कोई भी सूबा आप पर अपने वसाइल से वो आप पर वफाक पर हमला आवर हो सकता है। शौकत यूसुफजई साहब वो कहते हैं जी वफाक पे हमला आवर हो सकता है कोई भी सूबा अगर इस तरीके से। अगर आप ही मुझे बताएं कि हमारे दौर में जो लाहौर से लॉन्ग मार्च शुरू हुआ था और कराची से ट्रेन मार्च शुरू हुआ था, क्या ये वफाक पे हमला था? हम तो पॉलिटिकल लोग हैं ना, हमने उसी एंगल से लिया कि जी सियासी स्ट्रगल है, ठीक है करें, हमारे हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन के काम है। तो अगर हम एहतजाज करने जा रहे हैं तो फिर हम ये मोटरवे क्यों खोदी गई और ये शेलिंग क्यों की गई? क्या हमने शेलिंग के जवाब में शेलिंग की है? क्या हमने शेलिंग के जवाब में पत्थर फेंके हैं? हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम तो सिर्फ अपने लिए रास्ते खोल रहे थे। तो ये मुझे बताया जाए ये किसके पैसों से इन्होंने ये मोटरवे खोदा और किसके पैसों से मोटरवे बनाया? क्या ये इसमें कौमी खजाने का पैसा नहीं लगा है? हमें रोकने से इनको क्या मिला? से इनको इतना बड़ा खतरा था आवाम से, यानी आवाम से तो खौफजदा है, हमें पता है, लेकिन क्या इतना खौफ था इनको कि मोटरवे खोद दे? ये कोई 100 साल पुरानी वाली बात है कि जी आपने रास्ताखंडकें खोद दी तो अब आगे लोग नहीं आ सकते। ये कौन सा जमाना है भाई? यहाँ तो अगर एक शावल भी आप लगा दे तो वो आपको 1 किलोमीटर रोड भर कर दे दे। तो ये क्यों कौम को नुकसान किया गया? सिर्फ इसलिए कि अगर हम तो डी चौक जाना चाहते थे ना, हमारे वर्कर चले गए तो क्या किया उन्होंने? कोई कब्जा किया? क्या उन्होंने कोई नुकसान किया? वहाँ कुछ भी नहीं किया, एहतजाज था, हमने कर दिया। तो अगर ये खाली इस तरह छोड़ देते तो वहां जाके एहतजाज शाम तक खत्म हो जाता। ये जो जोर आजमाई कर रहे हैं, असल ताकत तो वफाकी हुकूमत इस्तेमाल कर रही है और पंजाब की पुलिस इस्तेमाल कर रही है तो दैत्य वर्करों के खिलाफ। या तो ये होता है ना कि हमारी पुलिस जाती है, उनकी पुलिस के आमने सामने होती है,
वहां से शेलिंग होती, हम शेलिंग करते, तो आप बिल्कुल आप ये इल्जाम लगाते कि जी ये देखें ये तो ज्यादती कर रहे हैं। हम तो बर्दाश्त करते रहे, हमारे बेचारे पुलिस वाले भी शेल खाते रहे और हमारे वर्कर भी शेल खाते रहे। क्यों? क्या एहतजाज करना हमारा हक नहीं था? हमने पुरअमन ना रहते उस वक्त, बेशक आप करते, लेकिन जब भी हमारा जलसा होता है, जुलूस होता है या एहतजाज होता है, तो आगे से शेलिंग शुरू हो जाती है, तशद्दुद शुरू हो जाता है और ये कहते हैं हम सियासी लोग हैं। मैं तो इनको सियासी नहीं मानता। मरियम बीबी, आप पता नहीं ये कौन सी किस कॉलेज से पढ़कर आई है सियासत? इस तरह सियासत में ये सिखाया जाता है कि आप अपने अपोनेंट को इस तरह मारो और जो आपके रियासती वसाइल हैं वो अपने दिफा के लिए इस्तेमाल करो। शौकत यूसुफ साहब, तहरीक इंसाफ KPK के अंदर ग्रुपिंग किस तरह ख़त्म होगी? आज आतिफ खान साहब का जो बयान है एंटी करप्शन में, जब उन्हें तलब किया गया तो उसमें उन्होंने वाज़ेह कहा कि मुझे पता है मुझे कौन कर रहा है और ये सियासी इंतकाम है। आप ही की गवर्नमेंट, आप ही का सूबा, फिर वहाँ पर ऐसा? देखिए, बदकिस्मती है। मैं तो ये कहूँगा कि इस वक्त इमरान खान जेल के अंदर है और हम सब का फोकस ये होना चाहिए कि इमरान खान को जेल से कैसे निकालें, क्योंकि सारे वर्कर परेशान हैं और वर्करों के अंदर जज्बा है। वो चाहते हैं कि फौरी तौर पे तहरीक का ऐलान हो और हम जाएं और तहरीक चलाएं। तो अब ये कि आतिफ खान हमारे सीनियर हैं, MNA हैं और ये केस नेब का था और गालिबन नेब ने ये केस क्लोज कर दिया था क्योंकि इसमें कोई इतनी ख़ास चीज़ें नहीं निकली थी। लेकिन अब मुझे तो आज पता चला कि आतिफ खान के ख़िलाफ़ ये जो है ना एंटी करप्शन ने ये केस निकाला है। तो अब ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने कोई चीज़ निकाली है, कोई है, तो कौम के सामने ले आए। अच्छी बात है। अगर हमारी गवर्नमेंट ये समझती है कि जी ये गलत हुआ है और उसमें कुछ चीज़ है तो बिल्कुल बता दें। अगर नहीं है तो मेरे ख्याल से फिर इस तरह की हरकत करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा, शौकत यूसुफ साहब, आप कहते हैं कि तहरीक चलानी है, लेकिन एक तरफ आप ये भी कहते हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब अपराइट जज हैं और उनके किरदार के ऊपर भी कोई इबहम नहीं है। तो जब एक तरफ ये भी नैरेटिव रखना है तो उस तहरीक में बादियुन नज़र में ये तासुर जाएगा कि चीफ जस्टिस जो अभी लगे हैं उनके ख़िलाफ़ भी ये तहरीक है, तो उस तासुर को कैसे ज़ायल करेंगे और अपनी तहरीक को कैसे आगे बढ़ाएंगे? देखिए, अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले मैंने आवाज़ उठाई थी कि चीफ जस्टिस के मुखालफत ना करे पार्टी, और उस पर थोड़ी बहुत तनकीद हुई शुरू में कि नहीं, वो वकला तारीख शुरू कर रहे हैं हामिद खान साहब और पार्टी जो है वो 26वीं तरमीम के खिलाफ निकलेगी। आपने ये कहा था कि अगर वो मुखालिफत करेंगे तो वो जस्टिस याहिया की मुखालिफत लगेगी। देखिए, मैं आपको बताऊं, 26वीं आईनी तरमीम का जो प्रोसेस है, जो तरीकाकार है, वो तो गलत था। उसको तो हम सारे गलत समझेंगे। जैसे ये हुकूमत, इलेक्शन हुए और इलेक्शन के दौरान में जो हुकूमत बनी है, तो हम तो इस हुकूमत को भी नहीं मानते हैं ना, क्योंकि फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, फॉर्म 45 की तो नहीं है। तो इसी तरह जो जज बना है चीफ जस्टिस, उसका तो कोई कसूर नहीं है ना। जिस प्रोसेस के जरिए वो बना है वो प्रोसेस गलत था, क्योंकि इससे पहले जितने भी चीफ जस्टिस बने वो सीनियरिटी की बुनियाद पे बने और हम यही चाहते थे कि सीनियरिटी, लेकिन नहीं बने, हो गया। तो अब मेरे ज़ाती राय ये थी कि हम अगर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी अगर मेरिट के ऊपर फैसले कर रहे हैं और एक अच्छे जज हैं, तो हमें उसकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए फॉर द सेक ऑफ के जी हम 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मानते। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा फैसला है पार्टी का, और मैं अली अमीन गंडापुर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कहा था कि मैं इसके खिलाफ जाऊँगा, लेकिन वो फिर उनकी उसमें हलफ बर्दारी तकरीब में शरीक हुए और उन्होंने भी रियलाइज़ किया कि हमें सपोर्ट करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए चीफ जस्टिस को। बाकी जो गलत तरीकाकार है या गलत वो जो पार्लिमानी चीज़ें, वो तो हम पार्लियामेंट के अंदर जब भी हमें मौका मिला हम 26वीं आईनी तरमीम को ख़त्म करेंगे, लेकिन वो तो जाहिर है उसके लिए तो हमें वेट करना पड़ेगा। अगर उसके लिए वेट करना पड़ेगा तो वो तो अभी आने वाले दिनों में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये तो 27वीं आईनी तरमीम भी लाने चले हैं। देखिए, ये इनके ये ख्याल है कि शायद और मज़ीद पर काट के हम सुप्रीम कोर्ट को अपना वो कर लेंगे, अपने महतात बना लेंगे। तो मेरे ख्याल से इनकी गलतफहमी है, या तो ये कौम को बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम हमने नहीं बनाई थी, हमें दी गई थी और हमने पढ़ के सुनाई पार्लियामेंट में और वहाँ से मंजूर कराई।
और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये नालायक लोग जो हैं ये क्यों कौम का वक्त ज़ाया कर रहे हैं? आपको पता है 26वीं आईनी तरमीम के लिए कितना पैसा इस्तेमाल हुआ, कितने लोगों को ऑफरें हुई, कितनी मिन्नतें हुई, कितने लोगों के ऊपर तशद्दुद हुआ, कितने लोगों के घरों को गिराया गया, घरों पे छापे मारे गए। तो मतलब ये सारा इतना जो टेंस का माहौल क्रिएट करके ये सारी चीजें हुई, तो ये क्यों हुई? क्या प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता था कि 26 आईनी तरमीम में क्या है? क्या चीज इनसे रह गई है? ये तो ऐसा होता है ना, इंसान कपड़े चेंज करे और कपड़ों में कोई चीज रह जाए, तो ये तो इस तरह की बात कर रहे हैं। ये तो बड़े नालायक लोग हैं फिर। ये अच्छी बात है कि क्या चीज़ें रह गई जो इस सारे प्रोसेस में और उजलत में आप पीछे छोड़ा है। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।